बबलू चन्ना मसाला बेचा करता था। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती, बबलू तुरंत ट्रेन के अंदर चला जाता था और ट्रेन में बैठे लोगों को चन्ना मसाला बेचा करता था। चना ले लो, स्वादिष्ट चना मसाला ले लो, चना ले लो। अरे ओ चना वाले, रुको, इधर आओ, हमें खिलाओ चना। हाँ जी, ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए हुए साहब। ओह, बहुत महंगे बेच रहे हो। अरे नहीं साहब, एकदम वाजिब दाम बोल रहे हैं। सभी तो और भी ज्यादा महंगा बेचते हैं, मैं तो कम में ही बेच रहा हूँ और साथ में हरी मिर्च भी तो दे रहा हूँ। अरे नहीं, रहने दो, तुम अपनी चना और हरी मिर्च दोनों अपने पास ही रखो। इतना महंगा हमें नहीं खाना। देखो तो जरा, इतना सा 20 रुपए में दे रहे हो है? बबलू को हर रोज ऐसे ग्राहक मिल ही जाते थे जो चन्ना तो निकलवा लेते थे, मगर फिर बाद में उसे लेने से मना कर देते थे। लेकिन बबलू इन सभी बातों पर ध्यान न देकर केवल उन पर ध्यान देता था जो उससे चन्ना मसाला खरीदते थे। इतने पैसों में तो माँ का इलाज मुमकिन नहीं है। कभी चना मसाला बिकते हैं तो कभी पूरा बचे ही रह जाते हैं। ऐसे में मैं पैसे कैसे जमा कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। बबलू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन अब तक तो बहुत कम पैसे जमा हो पाए थे। बबलू रात होते होते बहुत थक जाता था। घर आता था, माँ की सेवा करता था और तुरंत सोने चला जाता था। फिर वापस सुबह से उसी काम में लग जाता था। अरे बेटा, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे ले। देख तो तेरी हालत कैसी हो गई है। ऐसे में कौन करेगा तुझसे शादी? माँ, रहने दो, कोई शादी ना भी करे तो मैं रह लूंगा, मगर अभी काम करना तो बहुत जरूरी है। ओफो, तुझे समझा कर थक गई हूँ। मत सोच मेरे लिए इतना। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अपने लिए सोच। मेरा क्या है, अब तो मेरा समय हो चुका है पूरा। माँ, आज बोल दिया है तो ठीक है, आगे से कभी ऐसा ना बोलना। आप जानती नहीं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, आप आराम करिए। बबलू की माँ जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती तो दुखी हो जाती थी, और जब ये सोचती कि बबलू केवल उसके इलाज के लिए इतना काम कर रहा है, तब और भी ज्यादा दुखी हो जाती थी। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा कर, मुझे तो इसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। बबलू स्टेशन पर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। घंटों बैठे रहने के बाद भी कोई ट्रेन नहीं आता है। क्या बात है, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है। पता करता हूँ क्या बात हो गई। बबलू वहाँ साफ सफाई करने आया एक आदमी से इस बारे में पूछ। क्या हुआ चाचा जी, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है? मैं यहाँ घंटों से बैठा हुआ हूँ ट्रेन के इंतजार में। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? आज स्टेशन पर ट्रेन नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आगे की पटरी में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आज एक भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकने वाली। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आज तो मैंने बहुत समय यहाँ गवा दिया। चना भी बचे हैं, कहाँ जाकर बेचूं? बबलू बाजार में चन्ना मसाला बेचने आता है। कुछ प्लेट बिक जाते हैं, मगर थोड़ा बच भी जाता है। रात हो गई है, अब इसका क्या करूं? अब तो कोई भी नहीं खरीदने वाला। रास्ते में कुछ कुत्ते दिखते हैं। बबलू उन्हें ही बचा हुआ चन्ना मसाला खिला देता है और घर आता है। बबलू घर आता है तो देखता है कि माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। माँ, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों करता है? मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब लग रही है। रुकिए, मैं अभी दवा देता हूँ। बबलू इन सभी चीजों के लिए अपने आप को गुनहगार मान रहा था। मेरी ही वजह से माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। अगर अब तक मैंने इलाज करवा दिया होता तो माँ ठीक भी हो जाती। बबलू ट्रेन में चन्ना मसाला बेचने के साथ साथ बाजार में भी चन्ना मसाले बेचने लगता है ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए। एक दिन बबलू चन्ना बेच रहा था, तभी एक आदमी बबलू के पास आता है। हाँ बोलिए, कितने प्लेट चना मसाला दूं? अरे नहीं, मुझे खाना नहीं है, मैं तो तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए। मेरा नाम सुजीत है, मैं जल्द ही एक दुकान खोलने वाला हूँ।
सोच रहा हूँ चना मसाला भी बेचूं। मुझे ये बनाना नहीं आता, मगर तुम्हें तो आता है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सोचकर। यहीं पास में ही दुकान खोल रहा हूँ, तुम आ जाना। बबलू इस बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद बबलू सुजीत की दुकान पर आ जाता है। मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। चलो आज से ही काम शुरू करते हैं। सुजीत अपनी दुकान पर और भी चीजें बेचता था, मगर लोगों को चना मसाला ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। जितने भी ग्राहक आते वो केवल चना मसाला ही मांगते। मैं तो बहुत चीजें रखा हुआ हूँ, मगर लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सभी केवल चना मसाला ही मांग रहे हैं। बबलू को दिन भर चना मसाला बनाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो चना मसाला बनाता तुरंत ही खत्म हो जाता था। सुजीत बबलू को हर महीने पैसे देता था। बबलू माँ का इलाज शुरू करवा देता है। सुजीत अपनी दुकान से बहुत पैसे कमाने लगता है। माँ की दवाइयाँ तो बहुत ज्यादा है। जितने पैसे आ रहे हैं सभी दवा में जा रहे हैं। माँ को कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए भी देना होगा, तभी तो दवा भी काम करेगी। एक काम करता हूँ, थोड़े पैसे बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। बबलू सुजीत से पैसे बढ़ाने की बात कहता है। थोड़े पैसे बढ़ा देते तो अच्छा रहता। बबलू पूरी बात सुजीत को बताता है। अरे नहीं बबलू, अभी तो नहीं बढ़ा पाऊंगा, कुछ समय रुक जाओ। देख रहे हो, दुकान और भी बड़ा करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा ग्राहक बैठ सके। थोड़े दिन में बढ़ा दूंगा। सुजीत बबलू के पैसे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। अरे अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, मैं पैसे कमाना शुरू ही किया हूँ और ये पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। कुछ करना होगा। सुजीत सोचता है, क्यों न बबलू से चना मसाला बनाना सीख लिया जाए और उसे काम से निकाल दिया जाए। इससे और भी पैसे बचेंगे और पैसे बढ़ाकर देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अरे बबलू, थोड़ा मुझे भी सिखा दो कैसे बनाते हैं चना मसाला। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। जी जी, क्यों नहीं, आइए मैं सिखाता हूँ। बबलू हर रोज सुजीत को चना मसाला सिखाने लगता है और सुजीत चना मसाला बनाना सीख जाता है। बस कुछ ही दिनों बाद इसे काम से निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद सुजीत बबलू से कहता है, सुनो बबलू, मैं कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर रहा हूँ, तुम्हारी भी छुट्टी है। कुछ दिनों तक दुकान बंद रहता है। बबलू कुछ दिनों बाद दुकान पर आता है। अरे बबलू, तुम आ गए। अरे मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया, अब मैं किसी को काम पर नहीं रख पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरा घर बन रहा है तो सारे पैसे उधर ही जाएंगे। मैं किसी और को पैसे नहीं दे सकता। अभी तुम कहीं और काम ढूंढ सकते हो। बबलू से चना मसाला सीखकर सुजीत खुद चना मसाला बनाकर बेचने लगता है और अब बबलू वापस से ट्रेन में जाकर चना मसाला बेचने लगता है। कभी थोड़े पैसे कमा लेता, कभी बहुत ही कम मिल पाते थे। बबलू की जिंदगी वापस पहले जैसे ही हो जाती है। एक दिन बबलू स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठा था, तभी एक बाबाजी वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या काम है, कर तो दूंगा, मगर मुझे चना बेचने जाना है। ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये काम कर दो बेटा, बदले में तो जरूर कुछ अच्छा दे दूंगा। अच्छा बताइए, क्या काम है? यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, वहीं एक गुफा होगी। उस गुफा के अंदर तुम कुछ खाने का सामान रखकर आ जाना और ये तुम 7 दिन तक करना। इससे क्या होगा और मैं क्या रखूंगा? यही चना मसाला रख देना, ये भी काफी है। बबलू 7 दिनों तक उस गुफे में चना मसाला रखकर आता है। 7 दिन तो हो गए, पता नहीं अब क्या करना है। देखता हूँ, अगर वो बाबा मिले तो उनसे पूछता हूँ। बबलू घर आया तो उसकी माँ बोली, अरे बबलू, एक आदमी आया था, तेरे लिए थैला देकर गया है। बबलू उस थैले को खोलता है तो देखता है वो थैला चन्ना से भरा था। अरे ये चने तो मैं गुफे में रखकर आता था, इसमें क्यों है? देखते ही देखते वो चन्ना सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चने सोने में कैसे बदल गए? तभी बबलू को याद आता है, बाबा ने कहा था इसके बदले कुछ अच्छा ही दूंगा। अच्छा,
तो ये सब बाबा का कमाल है। बबलू थोड़ा सोना बेचकर पैसा लेता है और उससे चन्ना मसाले का दुकान खोलता है। और जो भी ग्राहक सुजीत की दुकान पर चन्ना मसाला खाने आते थे वो सब बबलू की दुकान पर ही आने लगते हैं और बबलू की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्बा चलती है? एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी आप आ गए, भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है। मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ। उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता। नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है। रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता। उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ। मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत्य सत्य नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई।
तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है। पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है तब वहां कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है। उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है। मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं? मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है। मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूँ, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है। फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं। हसनपुर की रोहन के पिता यश बात नहीं सुनी। मैं एक पल भी
तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे बेटे की हत्यारन हो। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से, अपने बेटे को लेके। मैं एक पल भी अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। सिमरन कुछ बोल पाती उससे पहले ही यशपाल ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। सिमरन को चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। अपने पति की मौत के बाद भी उसने चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा था, जिस वजह से पूरे गांव के लोग उसे ताना मारते थे कि सिमरन ने अपने पति को खा लिया और फिर भी उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई और विधवा होने के बाद भी चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा। सिमरन ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे पति के मौत की वजह भी लोग मुझे ही बता रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरे से ने मुझ विधवा को समझना ही नहीं चाहा। सिमरन चूड़ी का डिब्बा लेकर साइड में रख देती और काम करते करते रात हो जाती। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं, अकेली माँ होकर कितनी परेशानियां उठाओगी। मेरी मानो, मुझसे शादी कर लो और मेरे घर में राज करो महारानी की तरह। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी से ऐसे बात करते हुए? निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना थप्पड़ मार के यहाँ से निकालूंगी। विक्की सिमरन का जैसे ही हाथ पकड़ता है वैसे ही वो जादुई चूड़ी केक असली चूड़ी बनकर विक्की के हाथों में चुभ जाता है और विक्की का हाथ बुरी तरह से जख्म हो जाता है। विक्की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सिमरन की दुकान से भाग जाता है, पर वहां से भागने के बाद विक्की मन में प्लान बनाता है। इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे इसके पति को मारा था, इसके बच्चे को भी उठा लेता हूँ और उसे भी जान से मार दूंगा। फिर इसे अकल आएगी कि विक्की को ठुकराना कितना बड़ा गुनाह था। रात होते ही विक्की अपने प्लान के मुताबिक सिमरन के घर में घुस जाता है और जैसे ही उसके बच्चे को उठाकर आगे बढ़ता, जादुई चूड़ी केक से बहुत सारी रंग बिरंगी रोशनी पूरे रूम में हो जाती है और विक्की देखता है कि उसके पैरों के नीचे बहुत सारी चमकती हुई चूड़ियां हैं। धीरे वो चूड़ियां विक्की के पैरों में चुभने लगती है और बहुत सी चूड़ियां उसके हाथ में उड़ उड़कर उसे चोट पहुंचाने लगती है। विक्की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है तो सिमरन बाहर आकर देखती है कि रंग बिरंगी रोशनी है और विक्की खूनम खून हो चुका है। विक्की सब समझ जाता है और सिमरन से कहता है, सिमरन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रोहन कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, मैंने उसके कार का ब्रेक फेल कर दिया था और उसकी वजह से वो मर गया। मुझे बचा लो सिमरन, मैं अपने सारे गुनाह एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे बस इन जादुई चूड़ियों से बचा लो। जादुई चूड़ियां विक्की का बहुत बुरा हाल कर चुकी होती है, पर सिमरन फिर भी विक्की को उनसे बचाती है और ये सब सिमरन के ससुर यशपाल भी देख और सुन लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को बुलाते और विक्की को जेल करवा देते हैं। यशपाल सिमरन से माफ़ी मांगते हैं और उसे और उसके बेटे को घर ले जाते हैं। सिमरन अपनी खुशी के लिए अभी भी चूड़ी केक बेचती थी और उन चूड़ी केक से नए नए तोहफे भी बनाया करती थी।